नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईएमटी या 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी। रैन 21 की नवीकरणीय ऊर्जा 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक चीन और अमेरिका के बाद भारत ने वर्ष 2021 में तीसरी सर्वाधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की। हरियाणा ने बीटी कपास किस्म के फील्ड ट्रायल के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया। यूएस फेडरल रिजर्व ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर में 0.75% की बढ़ोतरी की, जो वर्ष 1994 के बाद सबसे अधिक वृद्धि है। और इस अंक में ये भी जानेंगे कि भारत में रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह के पीछे की वास्तविक कहानी क्या है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने शिकायतों के तेजी से एवं सुव्यवस्थित तरीके से निपटाने के लिए नियमों में संशोधन किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईएमटी या 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार की मंजूरी के तहत 20 वर्षों की अवधि के लिए 72 गीगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। ये नीलामी कई फ्रीक्वेंसी बैंड में की जाएगी। निम्न बैंड के तहत 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800, 2100 और 2300 मेगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी बैंड की नीलामी की जाएगी। इसके अलावा मध्यम बैंड में 3300 मेगाहर्ट्ज और उच्च बैंड में 26 गीगाहर्ट्ज की नीलामी की जाएगी। स्पेक्ट्रम उन अदृश्य रेडियो फ्रीक्वेंसी को कहते हैं जिन पर वायरलेस सिग्नल गमन करते हैं। 5G सेवाओं को शुरू करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाता मध्यम और उच्च बैंड स्पेक्ट्रम का उपयोग करेंगे। मंत्रिमंडल ने बैक हॉल की मांग को पूरा करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को ई बैंड में प्रत्येक 250 मेगाहर्ट्ज के 2 कैरियर अस्थायी रूप से आवंटित करने का निर्णय लिया है। बैक हॉल एक ऐसा नेटवर्क होता है जो सेल साइटों यानी कि मोबाइल टावरों को केंद्रीय एक्सचेंज से जोड़ता है। 5G इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कुछ नई तकनीकों को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करेगा, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें नए युग के अनुरूप व्यवसाय सृजित करने, उद्यमों के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने और रोजगार प्रदान करने की क्षमता है। 5G में मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन आदि तक पहुंच में सुधार करने की क्षमता है। इसकी प्रमुख चुनौतियां ये हैं कि ये साइबर खतरों के संभावित स्रोत बिंदु हो सकते हैं। इससे स्पेक्ट्रम की लागत काफी ज्यादा होती है। वहीं दूरसंचार सेवा प्रदाता पर्याप्त नकदी और पूंजी की कमी का सामना कर रहे हैं। 5G से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है। 5G का मतलब है 5वीं पीढ़ी। ये मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क के दीर्घकालिक विकास में नवीनतम अपग्रेड है। ये मुख्य रूप से 3 बैंड में कार्य करता है: निम्न, मध्यम और उच्च फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। 5G सेवाओं के लिए उपयोग होने वाले 3 फ्रीक्वेंसी बैंड हैं: निम्न बैंड, मध्य बैंड और उच्च बैंड। निम्न बैंड 1 गीगाहर्ट्ज से कम का होता है। इसमें सिग्नल दूर तक यात्रा कर सकता है और घर के कोनों तक पहुंच सकता है, ग्रामीण समुदायों तक पहुंच सकता है। 5G और 4G LTE के साथ कार्य करने में सक्षम है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि ये सभी प्रकार के स्पेक्ट्रम में सबसे मंद गति वाला फ्रीक्वेंसी बैंड है। वहीं मध्य बैंड जो होता है वो 1 से 6 गीगाहर्ट्ज के बीच होता है। ये 5G कनेक्टिविटी के लिए स्वीट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। निम्न बैंड की तुलना में ये तेज गति वाला है। 5G और 4G LTE के साथ ये कार्य करने में सक्षम है, लेकिन इसकी भी सबसे बड़ी कमी ये है कि ये मोबाइल कैरियर्स के लिए सीमित संसाधन है। वहीं उच्च बैंड MM वेव वाला होता है। ये अविश्वसनीय रूप से तेज गति वाला है। 5G कनेक्टिविटी का हॉटस्पॉट भी है। अन्य बैंड्स की तुलना में तीव्र है, केवल 5G के साथ कार्य करने में सक्षम है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि सिग्नल बहुत कम दूरी की यात्रा तय करता है। अगली खबर नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। रैन 21 की नवीकरणीय ऊर्जा 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक चीन और अमेरिका के बाद भारत ने वर्ष 2021 में तीसरी सर्वाधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की है। रिपोर्ट में भारत के बारे में कहा गया है कि भारत ने वर्ष 2021 में लगभग 15.4 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। इसी वर्ष चीन ने 136 गीगावाट और अमेरिका ने 43 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की है। इस तरह से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत अब नई सौर फोटोवोल्टिक क्षमता के मामले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। कुल सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में चीन पहले नंबर पर है। इसकी क्षमता 305.9 गीगावाट है।
अमेरिका 121.4 गीगावाट क्षमता के साथ दूसरे स्थान पर है। जापान 78 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता के साथ तीसरे स्थान पर और भारत 60.4 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता के साथ विश्व में चौथे स्थान पर है। वर्ष 2021 में ऊर्जा क्षमता जोड़ने के मामले में भारत की रैंकिंग की बात करें तो ये नई सौर जल तापन क्षमता वृद्धि के मामले में दूसरे स्थान पर है। भारत जल विद्युत क्षमता वृद्धि के मामले में तीसरे स्थान पर और इथेनॉल उत्पादन के मामले में 5वें स्थान पर है। भारत ने सौर ऊर्जा योजनाओं के लिए $24.3 बिलियन आवंटित किए हैं। इस कदम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को बैटरी निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिला है। रैन 21 विज्ञान, सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का एकमात्र वैश्विक समुदाय है जो सामूहिक रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के तेजी से विस्तार के लिए कार्य कर रहा है। इसे वर्ष 2004 में नवीकरणीय ऊर्जा पर बॉन 2004 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के परिणाम के रूप में गठित किया गया था। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की पहलों की बात करें तो भारत ने वर्ष 2021 में नवीकरणीय ऊर्जा में $11.3 अरब का निवेश किया था और इस क्षेत्र की प्रमुख योजनाएं और नीतियों की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान यानी PM कुसुम, सोलर पार्क योजना, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति जैसी नीतियां प्रमुख हैं। यूएस फेडरल रिजर्व ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर में 0.75% की बढ़ोतरी की है, जो कि वर्ष 1994 के बाद सबसे ज्यादा वृद्धि है। बेंचमार्क ब्याज दरों में ये वृद्धि वर्ष 1981 के बाद अमेरिका में हाल ही में दर्ज की गई रिकॉर्ड मुद्रास्फीति के दौरान की गई है। रिकॉर्ड मुद्रास्फीति आपूर्ति और मांग में असंतुलन, ऊर्जा की उच्च कीमतें आदि के कारण बनी हुई है। पिछले अनुभवों के आधार पर ब्याज दर में अचानक वृद्धि मंदी को प्रोत्साहित कर सकती है। मंदी और उसके कारकों की बात करें तो मंदी यानी रिसेशन या सुस्ती, स्लो डाउन एक पूरी अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रदर्शन में गिरावट की अवधि है। ये गिरावट कई महीनों तक जारी रहती है। आमतौर पर लगातार 2 तिमाहियों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की जाती है। ये प्राकृतिक व्यवसाय चक्र का हिस्सा है। मंदी अलग अलग कारकों की वजह से होती है, जैसे वास्तविक कारक हैं बाह्य आर्थिक स्थितियों में अचानक बदलाव के अलावा संरचनात्मक बदलाव मंदी को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारक हैं। वित्तीय या मौद्रिक कारकों की बात करें तो ये अर्थव्यवस्था में वृद्धि की अवधि के दौरान ऋण के अति विस्तार का प्रत्यक्ष परिणाम भी हो सकता है। मनोवैज्ञानिक कारकों की बात करें तो ये आर्थिक विस्तार या वृद्धि की अवधि के दौरान अत्यधिक उत्साह और जोखिम वाली पूंजी के प्रभाव से भी मंदी की स्थिति पैदा हो सकती है। मंदी के प्रमुख संकेतक हैं वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी रियल GDP में गिरावट, वास्तविक आय में गिरावट, बेरोजगारी में वृद्धि, उपभोक्ताओं के व्यय में गिरावट, विनिर्माण और थोक या खुदरा बिक्री में ठहराव आ जाना और प्रतिफल का उल्टा वक्र यानी रिटर्न यानी कि समान ऋण जोखिम प्रोफाइल के दीर्घकालिक साधनों की तुलना में अधिक प्रतिफल देने वाले अल्पकालिक ऋण साधन मंदी से पहले की एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि ये देखा गया है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 और 10 वर्ष के बॉन्ड की ट्रेजरी यील्ड इन्वर्टेड यानी व्युत्क्रमित हो गई है। अगली खबर कृषि क्षेत्र से संबंधित है। हरियाणा ने बीटी कपास किस्म के फ्री ट्रायल के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया है। हरियाणा सरकार ने BG2 RRF का फील्ड ट्रायल करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है। ये बीटी कपास की एक शाकनाशी, सहिष्णु और कीट प्रतिरोधी किस्म है। भारत ने देश में केवल BG1 और BG2 GM कपास के व्यावसायिक उपयोग की ही अनुमति दी है। BG2 RRF अनुमोदन के अलग अलग चरणों में लंबित है। वर्तमान में उपलब्ध BG2 RRF अमेरिकी बोलवर्म जैसे विनाशक कीटों के हमले से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। फसलों के आनुवांशिक संशोधन की बात करें तो GM एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी जीव के जीनोम में DNA का प्रवेश कराया जाता है। GM पौधा बनाने के लिए नए DNA को पौधे की कोशिका में प्रवेश कराया जाता है। आमतौर पर कोशिकाओं को तब उत्तक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर के जरिए उगाया जाता है जहाँ वे पौधों में विकसित होती है। इन पौधों द्वारा उत्पादित बीज नए DNA से युक्त होंगे। संशोधित यानी एडिट की प्रकृति के आधार पर इस प्रक्रिया को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस यानी SDN1, SDN2 और SDN3। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति भारत में किसी भी GM सामग्री की मंजूरी के लिए विनियामक संस्था है। ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। बीटी कपास देश में वाणिज्यिक खेती के लिए GEAC द्वारा अनुमति प्राप्त एकमात्र GM फसल है। GM फसलों के विनियमन में हाल ही में दी गई छूट की बात करें तो केंद्र सरकार ने कुछ प्रकार की जीनोम संशोधित फसलों को आनुवांशिक रूप से संशोधित या GM फसलों पर लागू कठोर विनियमों से छूट दी है।
इससे ऐसी फसलों पर आगे अनुसंधान एवं विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने SDN 1 और SDN 2 जीनोम संपादित पौधों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से छूट दी है। ये छूट खतरनाक सूक्ष्मजीवों या आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग या आयात या निर्यात तथा भंडारण नियम 1989 के लिए दी गई है। SDN 1 और SDN 2 में बाह्य या विदेशी आनुवंशिक सामग्री शामिल नहीं होती है। साथ ही अंतिम उत्पाद पारंपरिक नस्ल वाली फसल किस्मों से अलग नहीं होता है। दूसरी ओर SDN 3 प्रक्रिया में बाह्य उत्पत्ति के बड़े DNA तत्वों या पूर्ण लंबाई के जीनों का प्रवेश कराया जाता है, जो इसे GMO विकास के समान बनाता है। और आइए बात करते हैं भारत में रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह के पीछे की वास्तविक कहानी के बारे में। भारत में वर्ष 2021-22 में FDI 83.57 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। ये भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशकों की लगातार रुचि को दर्शाता है। भारतीय रिजर्व बैंक FDI को भारत से बाहर के निवासी द्वारा पूंजीगत साधनों के माध्यम से निवेश के रूप में परिभाषित करता है। ये एक गैर सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में निवेश होता है। एक सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की पूर्ण डाइल्यूटेड आधार पर 10% या अधिक निर्गम के बाद चुकता इक्विटी पूंजी में निवेश हो सकता है। महामारी और आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं के कारण FDI पर दबाव के बावजूद भारत में FDI का अंतर्वाह बढ़ाने के लिए प्रमुख कारण है FDI मानदंडों में रियायत। दरअसल सरकार ने स्वचालित मार्ग के माध्यम से एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति दी है। इसके अलावा व्यवसाय करने को सुगम बनाने के लिए आर्थिक सुधार किए हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज घोषित किए हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह संबंधी चिंताओं की बात करें तो भारत से 44.3 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड FDI हुआ है और इसके विपरीत भारत में होने वाले कुल FDI की वृद्धि में गिरावट हो रही है। भारत में होने वाले FDI में मात्र 2% की बढ़ोतरी हुई है और इस तरह से शुद्ध FDI अंतर्वाह नकारात्मक रहा है। इसके अलावा विविधीकरण का अभाव रहा है। FDI अंतर्वाह काफी हद तक अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों और कुछ भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित रहा है। आपको बता दें कि FDI अंतर्वाह केवल 5 क्षेत्रों में 62% आया है और 78% FDI 3 राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों तक सीमित रहा है। इसके अलावा अपतटीय वित्तीय केंद्रों और टैक्स हेवन के माध्यम से भी FDI का अंतर्वाह हुआ है। FDI को मापने के लिए भारत में FDI अंतर्वाह ये अरब डॉलर में मापा जाएगा और शुद्ध FDI का अंतर निकाला जाता है। शुद्ध FDI निकालने के लिए भारत में आने वाली FDI में से भारत से बाहर जाने वाली FDI को घटाया जाता है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने शिकायतों के तेजी से एवं सुव्यवस्थित तरीके से निपटाने के लिए नियमों में संशोधन किया है। RBI ने कई नियमों में संशोधन किया है, जैसे कि IBBI ये दिवाला मामलों से जुड़े पेशेवरों, दिवाला मामलों से जुड़ी पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं के खिलाफ दर्ज शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र प्रदान करता है। IBBI निरीक्षण और जांच विनियम 2017 IPs, IPAs और IUs के खिलाफ निरीक्षण एवं जांच के लिए तंत्र प्रदान करता है। संशोधित नियमों में मौजूद तंत्र में देरी के मुद्दों से निपटने के लिए प्रवर्तन प्रक्रिया से संबंधित अलग अलग समय सीमा में संशोधन के प्रावधान किए गए हैं। IBBI की स्थापना दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत वर्ष 2016 में की गई थी। इसकी स्थापना दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार प्रणाली के प्रमुख स्तंभों में से एक के रूप में की गई है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 का उद्देश्य कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन तथा दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समयबद्ध तरीके से समेकित और संशोधित करना है। इससे कई उद्देश्य पूरे होंगे, जैसे कि ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्ति के मूल्य को अधिकतम किया जा सकेगा, उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी, सभी हितधारकों के हितों को संतुलित किया जा सकेगा। आपको बता दें कि IBC का प्रस्ताव TK विश्वनाथन के नेतृत्व वाली शोधन अक्षमता कानूनी सुधार समिति ने किया था। IBBI के कार्य हैं दिवाला मामलों से जुड़े पेशेवरों, दिवाला मामलों से जुड़ी पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं का विनियामकीय निरीक्षण करना। ये IBC के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान, कॉर्पोरेट परिसमापन, व्यक्तिगत दिवाला समाधान और व्यक्तिगत शोधन अक्षमता को शासित करने वाली प्रक्रियाओं के लिए नियम बनाता है और उन्हें लागू करता है। ये देश के मूल्यांकनकर्ताओं के पेशे के विनियमन और विकास के लिए कंपनी पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता एवं मूल्यांकन नियम 2017 के तहत प्राधिकरण के रूप में नामित है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में।
उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल। हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने उत्तरी आयरलैंड के संबंध में एक कानून बनाने की घोषणा की है। ये कानून इस प्रोटोकॉल के कुछ प्रावधानों में परिवर्तन करेगा। ये प्रावधान ब्रेक्जिट समझौते का सबसे विवादास्पद भाग है। ये प्रोटोकॉल एक विशेष व्यवस्था है। ये व्यवस्था उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य के बीच भूमि सीमा को सुनिश्चित करती है। ये एक अदृश्य सीमा है और ये दशकों की सांप्रदायिक हिंसा को समाप्त करने वाले शांति समझौते का सम्मान करती है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट जारी करता है। भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तीव्र वृद्धि दर्ज की है। इसमें भारत 43वें स्थान से 6 स्थान के सुधार के साथ 37वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत की रैंकिंग में ये सुधार मुख्यतः बेहतर आर्थिक प्रदर्शन के कारण संभव हुआ है। डेनमार्क इस वर्ष 63 देशों की इस सूची में शीर्ष पर पहुंच गया है। ये पिछले वर्ष 3रे स्थान पर था। वर्ष 2022 में व्यवसायों को प्रभावित करने वाली 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों में मुद्रास्फीति का दबाव, भू राजनीतिक संघर्ष और आपूर्ति श्रृंखला की बाधाएं हैं। इनमें कोविड महामारी चौथा कारक है। आपको बता दें कि ये विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट से अलग है। लागत मुद्रास्फीति सूचकांक CII। आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक को अधिसूचित किया है। CII को हर वर्ष आयकर अधिनियम 1961 के तहत अधिसूचित किया जाता है। इसके माध्यम से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या CPI शहरी के आधार पर मूल्यों का मुद्रास्फीति दर से मिलान किया जाता है। CII में पिछले वर्ष के CPI से 75% औसत वृद्धि दर्ज की गई है। इसका उपयोग करदाता मुद्रास्फीति के लिए समायोजन के बाद पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना के लिए किया जाता है। सूचीबद्ध की गई अधिग्रहण की लागत को निकालने के लिए अंतरण या बिक्री वाले वर्ष के लिए CII और इसमें अधिग्रहण की लागत को गुणा किया जाता है और इसे प्रथम वर्ष या वर्ष 2001-2 के लिए CII जिस दौरान परिसंपत्ति आकलनकर्ता के अधीन थी उससे डिवाइड कर दिया जाता है और इस तरह से सूचीबद्ध की गई अधिग्रहण की लागत प्राप्त होती है। स्टील स्लैग या इस्पात धातुमल। हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री ने गुजरात के सूरत में स्टील स्लैग से निर्मित पहली 6 लेन वाली राजमार्ग सड़क का उद्घाटन किया है। ये स्टील निर्माण का एक उप उत्पाद है। ये स्टील बनाने वाली भट्टियों में पिघले हुए स्टील को अशुद्धियों से अलग करने के दौरान उत्पन्न होता है। स्टील स्लैग को मृदा की अम्लता में सुधार करने की क्षमता के कारण कृषि क्षेत्र में भी उपयोग किया जाता है। इसमें पौधों के लिए कुछ पोषक तत्व होते हैं। इसमें सिलिकेट उर्वरक भी होते हैं जो पौधों को सिलिकॉन प्रदान करने में सक्षम होते हैं। इसके अन्य अनुप्रयोग हैं परिवहन उद्योग, निर्माण, सीमेंट उत्पादन, अपशिष्ट जल और जल उपचार। जस्ट ट्रांजिशन। केंद्रीय कोयला मंत्रालय पहली बार एक जस्ट ट्रांजिशन विभाग का गठन करने जा रहा है। ये प्रभाग आर्थिक रूप से शुष्क ईंधन पर निर्भर क्षेत्रों के लिए स्थायी कोयला खान बंद करने की योजनाओं का प्रारूप तैयार करेगा। जस्ट ट्रांजिशन खनन क्षेत्रों के निकट सुरक्षित आजीविका, भूमि सुधार और पुनर्वास सुनिश्चित करेगा। ये कोयला खदान बंद होने के बाद समुदायों के दोबारा रोजगार तथा कोयले और उससे जुड़े उद्योगों पर निर्भर क्षेत्रों की आर्थिक स्थिरता का मार्ग प्रशस्त करेगा। ब्रिटेन जैसे कई अन्य देशों ने भी कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए कोयले की समाप्ति तिथि वर्ष 2024 को अपनाया है। क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन QHPV। भारत के औषधि महानियंत्रक ने सर्वाइकल कैंसर के रोगियों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित QHPV के टीके की सिफारिश की है। सर्वाइकल कैंसर भारतीय महिलाओं में कैंसर के कुल मामलों का 16.5% है। ये स्तन कैंसर के बाद महिलाओं के बीच कैंसर का दूसरा सबसे आम प्रकार है। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होने वाला कैंसर का एकमात्र प्रकार है। ये वायरस आमतौर पर यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। HPV केवल महिलाओं को ही प्रभावित नहीं करता। HPV के कारण होने वाले कैंसर के प्रत्येक 10 मामलों में से 4 से ज्यादा मामले पुरुषों में होते हैं। ब्लैक डेथ। मध्य एशिया में रेशम मार्ग के निकट कब्रिस्तान में दफन बुबोनिक प्लेग पीड़ितों के DNA से ब्लैक डेथ नामक एक स्थायी रहस्य को सुलझाने में मदद मिली है। 14वीं सदी के मध्य में उत्तरी किर्गिस्तान में ब्लैक डेथ की शुरुआत हुई थी। इन पीड़ितों के DNA में येर्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु का पता चला है जो कि बुबोनिक प्लेग का कारण बनता है। ब्लैक डेथ अब तक दर्ज की गई सबसे घातक बीमारी थी। इसने यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका में लगभग 20 करोड़ लोगों की जान ली थी। ब्लैक डेथ शब्द इस बीमारी के दौरान शरीर के अंगों के गैंग्रीन पीड़ित की भांति काले पड़ जाने और गल जाने तथा उससे होने वाली मृत्यु को दर्शाता है।
कोडवा समुदाय। कोडवा एक छोटा समुदाय है। ये कुर्ग समुदाय के रूप में भी जाना जाता है। ये समुदाय मुख्य रूप से कर्नाटक के कोडागु जिले में रहता है। ये एक योद्धा जनजाति है और इसके 3 जनजातीय समूह हैं, कोडवा मोपला या कोडवा मप्पिला, कोडगु गोड़ा और ब्यारी। उनके रीति रिवाज और अनुष्ठान अनूठे हैं, जैसे दहेज प्रथा की अनुपस्थिति, विवाह में पुजारी की कोई भूमिका न होना आदि। कोडवा समुदाय कोडवा टक्के भाषा बोलता है। ये एक संकटग्रस्त भाषा है। ये भाषा यूनेस्को द्वारा संकटग्रस्त घोषित की गई है। ये द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है। कोडवा समुदाय के त्योहार हैं कावेरम में, इसमें कावेरी की पूजा की जाती है, कालीपोद जो कि हथियारों का त्योहार है, और पुट्टारी ये फसल कटाई उत्सव है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। थाईलैंड, यहाँ की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की संसद ने समलैंगिक संघों पर 4 अलग अलग विधेयकों का पहला वाचन पारित किया है। थाईलैंड एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। ये हिंद, चीन और मलय प्रायद्वीप में स्थित है। थाईलैंड की राजनीतिक सीमाएं म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया के साथ भूमि सीमाओं को साझा करती हैं। ये भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। क्राय स्थल जलडमरू मध्य मलय प्रायद्वीप का सबसे संकीर्ण हिस्सा है। थाईलैंड का उच्चतम बिंदु है दोई इंथानोन और मुख्य नदी तंत्र है मेकोंग नदी तंत्र, साल्वीन नदी तंत्र और चाओ फ्राया नदी तंत्र। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए एहतियात बरतिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक्स फॉर लिसनिंग।